हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का क्लास जो है ये हम लोगों का सिटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कह रहे थे कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग जो है एक सेट में जो है एटलीस्ट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेट 1 सेट 2 इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। पहला ऑप्शन है तानपुरा, दूसरा है सितार, तीसरा है वीणा, चौथा है बांसुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए, बी और सी कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया। पहला ऑप्शन है कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। दूसरा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा है इस क्षेत्र में लो एसके की खदानें हैं। ए बी दोनों या बी और सी, या सी ए, या ए बी और सी। तो बिल्कुल सही है। देखिए एनसीईआरटी में ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे ए बी और सी करके दिखाया गया है। इसलिए हम कहते हैं ना कि एक बार 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सीटेट है ये 6 to 8 की एनसीईआरटी को ही जो है आपको टारगेट करता है और वहीं से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम स्टेटमेंट से ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन के आता है। तो बिल्कुल सही है भाई कि ये जो हमारा मगध था ना ये एक महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था। उसका कार्य नहीं था कि यहाँ पे जो गंगा और सोन नदियाँ किससे ये होकर बहती थी उसके तट पे था। उसके अलावा मगध का जो एक हिस्सा था ना वो जंगल से भरा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे हाथी और जो है और यानी सेना के लिए हाथी मिल जाता था, जिसको सेना के लिए तैयार किया जाता था। और जंगल से प्राप्त लकड़ियाँ और बहुत सारी वस्तुएं जो है जैसे जंगल से मिल जाता था। इसके अलावा यहाँ पे लोग एसके की खदानें भी थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। लोहा होने के कारण इस समय क्या हुआ था कि इन लोहों का जो है इस्तेमाल किया जाता था हथियार बनाने के लिए। इसलिए मगध जो था बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मगध के अगेंस्ट में लड़ाई कर सकता था, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ था। इसके पास हथियार था लोहे की, जो कि औजार, बहुत सारे औजार बनाए गए थे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो थी यहाँ हाथी मिल गया था, और इसी हाथी को जो है ये लोग सेना के लिए तैयार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक के शहर का लक्षण या रूपक है। पहला, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता था। ये राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना या संयोजन बनाते थे। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बोलता है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बंजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो बिल्कुल सही है, हमने बताए थे एनसीईआरटी में हम लोग ये डिस्कस किए हुए हैं कि भाई बंजारे लोग उसको कहते हैं ना जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते हैं। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे जो माल होते, जो सामान होते थे, जो बहुत ही सस्ती मिल जाती थी, वहाँ से ये लोग खरीद लिया करते थे। और दूसरी जगह जो कि बहुत ही महंगे दाम में बिक रहा है तो वहाँ जाके ये लोग बेच दिया करते थे। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी ने बंजारों का ही इस्तेमाल किया था अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 17वीं शताब्दी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न में से जोड़ी मिलान कीजिए। फ्रांसीसी ब्राज़ील, पुर्तगाली जमैका, अंग्रेजी वेनेजुला और स्पेनिश कैरेबियन द्वीप। देखिए ये जो हमारा आंसर है ना, क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो हमारा जो फ्रांसिस जो है ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेश्चन कई बार जो है सिटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि भाई फ्रांसिस जो है ये क्या हो जाएगा, कैरेबियन द्वीप हो जाएगा, कैरेबियन द्वीप हो जाएगा फ्रांसिस। और पुर्तगाली जो होगा ये आपका वेनेजुला हो जाए, ब्राज़ील हो जाएगा, पुर्तगाली ब्राज़ील हो जाएगा। और अंग्रेजी जो है जमैका हो जाएगा, और स्पेनिश जो है वेनेजुला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर आपका ए था। ए का 4, बी का 1 बिल्कुल सही है, और सी का 3 था,
सी का हाँ जमैका, अंग्रेजी का जमैका हो जाएगा और स्पेनिश का वेनेजुला हो जाएगा। तो अभी से जो है आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, फ्रांसिस का कैरेबियन द्वीप, पुर्तगाली ब्राज़ील, अंग्रेजी का जमैका और स्पेनिश का वेनेजुला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? पहला है जाति, दूसरा पारिवारिक आय, तीसरा है लिंग। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सरकारी शिक्षण और संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में, तो आप देख सकते हैं कि किस चीज़ को अपनाया जाता है। अभी जो हमारे संस्कार सरकारी नौकरी निकलता है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ऑप्शन में आपका लिंग तो पूछा ही जाता है, क्योंकि कुछ सीटें जो होती है वो लड़कियों के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। कहीं भी जो भी एग्ज़ाम होता है ना, आप देखिएगा उस हर एक सरकारी नौकरी में एक आध दो या चार पाँच इस तरीके से कुछ सीटें जो होती है ना, जो लड़कियों के लिए रिजर्व करके रखी जाती है, ठीक है। तो लिंग के आधार पे भी होता है। इसके अलावा जो एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती है, एससी के लिए सीटें रिजर्व होती है, ओबीसी के लिए कुछ सीटें जो रहती है रिजर्व होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी जो है बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे पारिवारिक आय से क्या पूछा जाता है? तो जैसे कि हमारा जो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का जो बनता है ओबीसी के आधार पे जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। देखिए ओबीसी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में क्या होता है कि ऐसे जाति जो कि आपका नॉन क्रीमी लेयर में है उन्हें जो है आपका एडवांटेजेस मिलता है, और जो क्रीमी लेयर में है उन्हें एडवांटेजेस नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इनकम के आधार पे भी जो है यहाँ पे नौकरी दिया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक का ऑप्शन है, विश्व की ताप कटिबंधों का व्यंगीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। दूसरा बोल रहा है बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है और सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे कि केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए तथा सी सही है और केवल ए सही है। तो जैसे कि आंसर आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, केवल ए तथा सी सही है। देखिए अक्षांश और देशांतर हम जो है एनसीईआरटी में चैप्टर ज्योग्राफी का ये डिस्कस किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे बताए थे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्या होता है। देखिए ये उत्तर ध्रुव होती है, ये दक्षिण ध्रुव होती है, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ती है ये आपका काल्पनिक रेखाएं जो है इसको जो है आसांश कहलाती है। तो इसको आसांश नहीं कहते हैं, जो इनको जोड़ते हैं ना उत्तर और दक्षिण ध्रुव को, इस ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, तो इसको जो जोड़ता है ना इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और जो इसको जोड़ता है ना, ठीक है, पूर्व और पश्चिम को जो जोड़ता है उसको हम लोग आसांश कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर बोला सभी देशांतर की लंबाई समान होती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए और तथा सी जो है बिल्कुल सही है। और देखिए आसांश के आधार पे ही जो है हम लोग जो है विश्व का जो ताप कटिबंधी का जो होता है व्यंगीकरण उसी के आधार पर किया जाता है, अक्षांश के आधार पर किया जाता है। अक्षांश क्या हो गया? तो जो कि आपका पूरब और पश्चिम को जो जोड़ रहा, जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और जो इन लोगों को जोड़ रहा पूरब और पश्चिम को, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसको जो जोड़ रहा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और इसी के आधार पे जो है आपका ताप कटिबंधियों का जो है व्यंगीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वो चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विंध्य एवं सतपुड़ा बता रहा है, नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं महानदी, तापी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया हुआ है आपको फर्स्ट ही चैप्टर में दिया हुआ है, जो हम लोग आरंभिक नगर फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 6 का, क्या कब कैसे कहाँ, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा एवं तापी हो जाएगा, कि जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो आंसर क्या
हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पे विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला बोल रहा है जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है जहाँ गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए बी दोनों सही है और ए तथा बी दोनों गलत है। तो देखिए क्या बोल रहा है जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए सेम इज इट जो है हम लोग एनसीईआरटी में जब डिस्कस किए थे ना, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया था यानी एक टॉपिक है और उस टॉपिक में को ही जो है यहाँ पे क्वेश्चन बना के ए और बी करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम बताते थे कि हमारा जो सीटेट रहता है ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, क्योंकि हमारा जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो 60 मार्क्स में 10-20 जो रहेगा ये आपका पैडोलॉजी रहेगा और जो 40 रहता है ना उसमें एटलीस्ट 15 या 20 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एजप्शन रिजर्शन और इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही था कि जिस स्थान पर गर्म और तथा ठंडी जल धाराएं मिलती है वो स्थान जो रहता है सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है और ये स्थान पे क्या होता है आपका नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है वायु दाब के संबंध में किन कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। दूसरा ऊंचाई पे जाने पर वायु दाब घटता है। तीसरा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। चौथा बोल रहा कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। कौन सा कथन आपका सही है? अब यहाँ पे बताइए कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होती है। अच्छा अगर कम तापमान रहेगा तो वायु जो रहता है गर्म कैसे होगा? आप जब कुछ गर्म करते हैं, ठीक है ना, जब आप पानी गर्म करोगे तो आप देखिएगा कि वो बॉईल होने लगता है, बॉईल होने के बाद वो भाप बन जाता है और भाप जो होती है ना वो बहुत ही हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है हमारी पृथ्वी में भी, जब हमारे जो पृथ्वी जो है ना बहुत ही गर्म हो जाती है तो उस वहाँ की जो वायु जो होती है ना वो बहुत गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और जब वो हल्की होती है ना तो वो ऊपर की ओर चला जाता है और उसका जगह जो रहता है ठंडी ठंडी हवा ले लेता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गर्म तापमान वाले क्षेत्र रहेगा तो वायु जो रहता है कभी भी गर्म नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, बिल्कुल सही है। जितने ज़्यादा आप ऊंचा जाओगे, क्यों घटता है? क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं वायु दाब होता क्या, ये एक तरह का जैसे कि एक के ऊपर लेयर है एयर का, एक के ऊपर लेयर है, 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 ठीक है। अब ज़मीन हमारा धरती जो है नीचे है और इस तरीके से हवा का लेयर है। आप बताइए जो नीचे वाला रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, कि जो ऊपर रहेगा उस पर प्रेशर लगेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसका तो दाब तो घटता रहेगा। दाब मतलब क्या हो गया? प्रेशर हो गया, ठीक है। अब बताइए जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा प्रेशर जो रहता है ना वो घटते रहता है और जैसे जैसे ज़मीन की ओर आइएगा नीचे आइएगा दाब जो रहता है बढ़ते रहता है, यानी एयर प्रेशर जो रहेगा बढ़ते रहेगा। तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है? वायु दाब घटता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहा, ऊंचा तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। उच्च तापमान, अब फिर से ये वो उल्टा बोल रहा है, जब भाई उच्च तापमान वाला क्षेत्र रहेगा तो वायु ठंडी कैसी रहेगा? वो तो गर्मी रहेगा ना। तो ये दोनों सेंटेंस को उल्टा बताया जा रहा। ये क्या बोल रहा है? समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम कैसे रहेगा? तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमारा स्टेटमेंट में जो है बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूलन बनाया। दूसरा बोल रहा एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। तीसरा बोल रहा केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। और बताइए ये हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं ना। देखिए ये एनसीईआरटी
में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि जब अस्थाई कृषक यहाँ पे लोग बनने लगे थे, यानी जब यहाँ पे कृषक बनने लगे तब वहाँ पे कृषक बनने के लिए कृषक बनने के लिए क्या करना होता था, पहले बीजों को डालना पड़ता था, पहले खुदाई करनी पड़ती थी, फिर मिट्टी तैयार करना पड़ता था, फिर बीज डालना पड़ता था, फिर बीज उगता था, फिर वो फसल देगा, फिर फसल को तोड़ना पड़ता था, फिर उसको, तो इसके लिए एक लंबा समय लगता था। ठीक है, तो आप तुरंत तो आज उगाओगे, आज आप बीज डालो, कल तो उगने तो नहीं लगता है, इसको होने में एटलीस्ट 4 महीना तो वक्त लग ही जाता है। तो जब आप देख रहे हो कि हमारे इतना वक्त लग रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग जो है अस्थाई घर बनाना आवश्यक समझने लगे। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि कैसे ये लोग अस्थाई कृषक बने थे। फिर एक आदर्श बचाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान, ऐसा कैसे है? देखिए, आदर्श बचाव स्थान कैसे हो सकता है? आप मान लीजिए कोई स्रोत, जब आरंभिक समय में क्या हुआ था, जब लोग कृषक बने थे, ठीक है, पशुपालक बने थे, तो वो लोग ऐसे ही नहीं बन गए थे कि कोई भी कहीं भी जगह पे कोई बंजर जगह गया और कुछ जानवर को ला के वो जो है पशुपालक बन गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ था। या किसी भी जगह गया और वो जो है अपना क्या कहते हैं, कृषि करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा हर जगह तो नहीं कर सकते आप। मान लीजिए किसी की ज़मीन जो है बहुत ही आपका क्या बोले, जो कि आप बैरन को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, जो कि उपजाऊ नहीं रहता, यानी जो ज़मीन जो है, बंजर ज़मीन जो है, वहाँ पे जाके अगर आप चाहिएगा कि आप कृषि मतलब कि कुछ खेती करें, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जगह पे जो है आप पशु को भी नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, आप पशुपालन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गाय बकरी रख रहे हैं तो उसके लिए भी उसे घास की ज़रूरत होगी, चारे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भी जो है आपको ऐसे जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे घास फूस या कुछ भी आपको मिले। ठीक है, तो एक आदर्श बचाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, तो हमारा बी जो है ये गलत है। फिर बोला, मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार मानव ने अपना वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा सी जो है दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपने कक्षा में उपयोग लाना चाहिए? पहला है तांबा, दूसरा है अब्रहक, तीसरा है नमक, चौथा है चूना पत्थल, चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, अगर वो खनिज के बारे में बता रही है तो किन चीज़ों का वो उपयोग करेगी? अगर वो अब्रहक का कर रही है, या तांबा का कर रही है, या चूना पत्थर का कर रही है, या नमक का कर रही है, ये सभी तो आपका है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? गंगा घाटे, नर्मदा घाटे, सिंधु घाटे, ब्रह्मपुत्र घाटे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्राचीनतम नगर, याद रखिए क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने बताया था, जब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, देखिए हम आपके पास ना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, जहाँ से हमें सीटेट पे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसमें से हम आपको बता दें, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट का इतना एफटी है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, नर्मदा तापी वाला, जो कि विंद और पे है। ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए ये सेम क्वेश्चन सेट है, उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी। हम लोग डिस्कस किए थे ना कि सिंधु घाटी में जो है आपका आरंभिक प्राचीनतम नगर पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय यहाँ पे जो है नगरों का विकास हुआ था, आरंभिक नगरों का विकास हुआ था सिंधु घाटी पे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने या चांदी की ना होकर सस्ती धातु से निर्मित होती थी, और इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया, और ये नीति असफल हुई। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो ये चीज़ है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशु चालकों के दलों को क्या कहा जाता है?